Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 8th of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to have the thought of the day. What is this? Learn as if you will live forever and live like you will die tomorrow. It is a quote from Mahatma Gandhi. उन्होंने कहा था कि आपको लर्न ऐसे करना है, आपको चीजों को लर्न मीन्स यू शुड रेस्पेक्ट द नॉलेज, द विजडम, द आइडियाज। आप नॉलेज को ऐसे गेन करो जैसे कि आप हमेशा रहोगे, आप हमेशा जिंदा रहोगे, कभी आपकी डेथ नहीं होगी। और आप अपनी लाइफ को ऐसे जियो जैसे कि कल ही आपकी डेथ हो जाएगी। इट मीन्स लर्निंग पर हमेशा फोकस करो और जो अपनी लाइफ है उसको टू द फुलेस्ट जियो। मीन्स आप हैप्पी लाइफ जियो। चीजों को जो आज आपको करना है, डू इट टुडे इटसेल्फ। इसको जो वर्क है, आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको आप लेटर पीरियड के लिए डिले मत करो। प्रोक्रेस्टिनेशन पर फोकस मत करो। मीन्स आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि जो वर्क आज आपको करना है, डू इट नाउ, करो उसको। प्रायोरिटी सेट करो अपने वर्क की कि क्या हमारी प्रायोरिटीज हैं, लाइफ के हमारे ड्रीम्स क्या है, हमें लाइफ में क्या करना है। आज हमको स्टडी करनी है या ओनली हमें केवल मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना है, या कॉल पर ही लगे रहना है, या चैट पर ही हमें लगे रहना है। क्या आपकी लाइफ इससे आगे नहीं है? क्या आपको लाइफ में केवल इन्हीं चीजों में बस उलझ करके रह जाना है? नहीं। सो यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज। और नॉलेज के पीछे आप चलिए, आप परफेक्शन के लिए काम करिए, आप एक्सीलेंस के लिए काम करिए और लाइफ को हैप्पीली जियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन से। द क्वेश्चन वन इज find the correct statement about Rafah. You know that there is an ongoing conflict between Israel and Hamas. So ये दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। लास्ट वाला जो क्लैट था उसमें इजराइल और हमास को लेकर के क्वेश्चन भी आया था, पूरा एक पैराग्राफ था और 6 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। So you have to find out the correct statement regarding Rafah. It is a city in Syria. It is a city in the north of Gaza. It is a city in the south of Gaza, or it is an independent country. Guys, it is a city in the south of Gaza. तो जो गाजा स्ट्रिप वाला रीजन है और यहाँ हो जाता है आपका इजिप्ट। तो यहाँ ये जो बॉर्डर है इजिप्ट और गाजा वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पर है आपका ये क्या नाम है इसका, रफाह सिटी। सो ये एक सिटी है और अभी तक ऐसा था कि देयर वर माइन्यूट अटैक्स और देयर वाज नो सच काइंड ऑफ अटैक्स फ्रॉम इजराइल इन दिस रीजन। बट लास्ट डे ऑन ट्यूजडे देयर हैव बीन द मूवमेंट्स ऑफ the military forces of Israel towards this city, and the borders had been seized by the Israeli forces and the tanks have been moved towards this region. So this city is in news. Now have the question number 2. The recent war between Israel and Hamas was started. यहाँ आपको ये बताना है कि इजराइल और हमास का जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ, वो कब स्टार्ट हुआ। बिकॉज अगर हम इसकी लॉन्ग हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत लॉन्ग इसका हिस्ट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड से ही यहाँ पे चीजें स्टार्ट हुई। बाकी और ज्यादा हम इसकी हिस्ट्री में बैकग्राउंड में जाएंगे तो हम एंशिएंट हिस्ट्री तक पहुंच जाएंगे फिर। सो आपको बताना है कि रिसेंटली ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है इजराइल और हमास के बिटवीन, सो व्हाट इज द timeline of that event. So it is October 2023. बिकॉज इस टाइम पर आई थिंक ये 7th of अक्टूबर था जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इजराइल के लोग जो सिविलियन पॉपुलेशन थी वो अपने किसी एक फेस्टिवल में बिजी थे और
जो पैलेस्टाइन के पीपल थे, या उनको हम एक बार कहें कि हमास के जो टेररिस्ट थे, उन्होंने अटैक किया और इजराइल के बहुत सारे लोगों को उन्होंने किल किया। उस दिन उनको लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। अराउंड 1200 पीपल को उन्होंने किल कर दिया था विदाउट एनी इंस्टिगेशन। उनका कोई कुछ भी ऐसा कोई इंस्टिगेशन एक्टिविटीज उनकी नहीं थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंट टाइम में हम अभी जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इसको लेकर के बहुत सारी न्यूज चल रही है। बिकॉज जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल साहब, वो बहुत दिन से अभी जेल में है, और इस कैपिटल टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है उसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज हु इज। It is V.K. Saxena. Guys, you should be aware about the basic points regarding NCT of Delhi. देखो, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट पूरी तरह से स्टेट नहीं है, मीन्स और ये स्पेशल कैटेगरी का यूटी है, मीन्स यूनियन टेरिटरी, जहां पर बहुत सारी पावर्स वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, सीएम के पास है, चीफ मिनिस्टर हैव सम पावर्स, बट स्टिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव सम स्पेशल पावर्स इन दिस केस। और जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट होता है, ना कि एक गवर्नर का। अदरवाइज जो अदर स्टेट्स होते हैं, फुल फ्लेज स्टेट्स होते हैं, वहां पर गवर्नर अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इन दिस केस यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। और ये जो सिचुएशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली, तो बाकी अदर जितनी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां पे भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट स्पीकर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको ये भी देखना होगा, बिकॉज दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है और ऐसे कुछ ही स्टेट्स हैं जहां पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इट मींस वी आर टॉकिंग हियर अबाउट यूटीज। सो देयर आर ओनली फ्यू यूनियन टेरिटरीज वेयर देयर इज लेजिस्लेटिव असेंबली। अदरवाइज जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती। उनका जितना भी रूल, लॉ एंड ऑर्डर, जो कुछ भी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। वहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है और वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का ये क्वेश्चन था, तो इट इज राम निवास गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विच पेयर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैज लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं ऐसी? देखो, ये स्टार रैंक का क्वेश्चन है और ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इंडियन जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, मींस वहां पर इलेक्शन होते हैं बाकायदा, वहां पर एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हिंदी में विधायक बोलते हैं। सो इट इज ऑफ कोर्स दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। There are only 3 union territories where there is legislative assembly. Otherwise, in the cases of other union territories, there is only lieutenant governor who have the administrative powers regarding that region. Now, go to the question number 6. It is the body responsible for selecting athletes to represent India, managing the Indian teams at the Olympic Games, Asian Games, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड अदर इंटरनेशनल एथलेटिक मीट्स। तो इसके लिए जो कौन सी ऐसी बॉडी है जिसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं? सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो कौन ये सारे काम करता है कि जो एथलीट्स होते हैं उनका सिलेक्शन करता है नेशनल लेवल के लिए? सो ऑफ कोर्स इट इज द करेक्ट ऑप्शन इज Indian Olympic Association, because this is the body which is responsible for the selection of athletes to represent India, to manage the Indian teams in Olympic Games, Asian Games, Commonwealth Games or any other international level athletics sports.
या एथलेटिक्स मीट, तो उनमें सब में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, यही मैनेज करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज, तो कौन है अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं? तो ऑफ कोर्स इट इज पीटी उषा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इट इज द ओनली लेडी या वुमेन जो अभी तक की हिस्ट्री में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है। अदरवाइज जब से 1927 से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब से लेकर आज तक इसके जितने भी प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो सारे के सारे मैन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज अभी हम बार बार देख रहे हैं कि कभी ईरान तो कभी इराक तो कभी ISIS, इनके रिगार्डिंग में न्यूज आती रहती है। सो यू हैव टू फाइंड आउट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ISIS। देखो ISIS पर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन सी कंट्री से है, या ISIS की फुल फॉर्म क्या है, ये भी कई बार पूछ लिया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ये एक नेचर होता है कि वो ऐसे क्वेश्चंस को बेसिक लेवल पर पूछते हैं जो करंट में होते हैं। तो ISIS का मीनिंग है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, एंड ऑल्सो नोन एज ISIL, इसको ISIL भी बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज लेवेंट? आप मेरे को बताइए कमेंट में कि ये लेवेंट क्या है। इसमें इराक तो आपको पता ही होगा, इधर आपको सीरिया भी पता होगा, तो इसका आपको बताना है कि ये करेक्ट इसका आंसर क्या है। तो शिया ग्रुप, इट इज अ शिया ग्रुप नॉन फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इन द मिडिल ईस्ट, नो, इट्स इनकरेक्ट। इट्स अ सुन्नी ग्रुप एंड नोटोरियस फॉर ब्रूटैलिटीज एंड टेररिज्म, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। अ पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान फॉर रिलीजियस रिफॉर्म्स, या नॉट फॉर प्रॉफिट, हाँ, a not for profit organization to promote women empowerment। तो ये क्या है? देखो, ये शिया ग्रुप नहीं है, बिकॉज इसका जो प्रेजेंस कहां पर है, इराक और सीरिया, दोनों ही कंट्री, ये दोनों ही रीजन, या हम अरब कंट्रीज में अगर हम जाएंगे तो वहां पर सुन्नी मेजोरिटी है। सो ये शिया ग्रुप नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सुन्नी ग्रुप एंड नोटोरियस फॉर ब्रूटैलिटीज एंड टेररिज्म, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये जो ग्रुप है ISIS, ये सुन्नी ग्रुप का है। ठीक है, इस्लाम में शिया सुन्नी और भी बहुत सारे सेक्ट होते हैं, उनमें से ये सुन्नी ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ज्यादा नोटोरियस है, और इसके अदर ये वाले नेम्स भी हैं। अच्छा, कई बार देखो इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो ISIS है वो किन कंट्रीज में एक्टिव है मोस्टली, तो मोस्टली एक्टिव है ये इराक में और सीरिया में। हालांकि इनके कुछ जो यूनिट्स हैं वो हमको अफगानिस्तान में भी देखने को मिल जाते हैं, ईरान में भी देखने को मिल जाते हैं, पाकिस्तान में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कई बार तो इसके फ्लैग्स को लेकर के जम्मू एंड कश्मीर में भी हमको इसका प्रेजेंस मिलता है, कई बार महाराष्ट्र में भी इसका प्रेजेंस हमको देखने को मिला। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, ये मीन्स बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ नेगेटिव सेंस। और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड के जो टॉप लेवल के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आई थिंक ये फर्स्ट रैंक पर आएगा, अगर हम रैंकिंग की बात करें तो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। हु वाज द फाउंडर ऑफ ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसका फाउंडेशन किसने रखा था? सो करेक्ट आंसर इज अबू उमर अल बगदादी। इसको मोस्टली नाम इसका जो फेमस है जो है इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो बगदादी है इसका नाम, सिंपली बगदादी के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि बगदाद का रहने वाला था। तो 2004 में इसका फाउंडेशन हुआ। हालांकि उस समय पर ओसामा बिन लादेन का जो अल कायदा था वो भी वर्क कर रहा था, और दोनों ही ये जो बगदादी है और ओसामा बिन लादेन दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट भी उस समय पर करते थे, लेकिन बाद में फिर अल कायदा ने अपने अलग ऑपरेशन चलाए। ठीक है, तो उनमें आपस में कंपटीशन भी हो गया। अबू बकर, नो, अबू बकर तो क्या था, अगर हम बात करें तो ये इस्लामिक खलीफा था, कैलिफ जिसको हम बोल देते हैं कि इस्लाम में जो बहुत सारे खलीफा हुए हैं, जैसे आपका हो गया उमर
हो गया, अबू बकर हो गया, ऐसे बहुत सारे खलीफा हुए, तो ये उनमें से एक है, खलीफा है ये। और मोहम्मद अल हूथी, ये कौन है? अभी जो हम रेड सी में अटैक्स देख रहे हैं, है ना, उसी का लीडर है ये मोहम्मद अल हूथी। तो ये जो हूथीज के अटैक जो हम देख रहे हैं, हमने एक ऑपरेशन भी देखा था ना, उसका नाम था ऑपरेशन गार्जियन, है ना, जो यूएसए लीड कर रहा है। और हमने देखा था ऑपरेशन एसफाइड, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसको यूरोपियन यूनियन लीड कर रही है हूथीज के अगेंस्ट में। सो we have discussed 9 questions with multiple facts and concepts. So now we are going to discuss other important news for today. Supreme Court postponed order on bail plea of Kejriwal. केजरीवाल साहब की एक प्ली थी, उनका रिक्वेस्ट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उन्होंने अपना जो रिक्वेस्ट था वो दिया था कि सर हमको जो है मिलना चाहिए बेल। और इनका जो बेसिस था, बेल ग्राउंड क्या था, जब भी बेल डिमांड की जाती है तो उसमें कुछ ग्राउंड बताए जाते हैं, रीजन बताए जाते हैं कि भाई आपको किस ग्राउंड पर बेल चाहिए। तो केजरीवाल साहब का ये कहना था, देखो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और मैं आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हूं और मैं मेन लीडर हूं, और लोकसभा इलेक्शन में हमको मींस जो इस यहाँ पर अरेस्ट किया गया है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू हमको अरेस्ट किया गया है, और मुझको बेल दी जाए जिससे कि मैं इलेक्शन के टाइम पर कैंपेन कर सकूं अपनी पार्टी के लिए। ठीक है, लेकिन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने क्या कहा, उसने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑफ कोर्स करेगा, कोई भी पुलिस एजेंसी होती है तो वो ऑब्जेक्शन तो रेज करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। उन्होंने ये कहा दैट बेल फॉर अ क्रिमिनल पॉलिटिशियन टू कैनवास वोट्स वाज हार्डली अ फंडामेंटल राइट। मींस कोई भी अगर पॉलिटिशियन है और वो क्रिमिनल केस में अगर जेल के अंदर है तो फिर वो फंडामेंटल राइट की तरह ये डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे पॉलिटिकल कैंपेन करना है और मुझे वोट मांगने हैं, मुझे अपना जो है एडवर्टीजमेंट करना है, इलेक्शन के लिए वोट की डिमांड करनी है, लोगों से मुझे मीटिंग करनी है वोट लेने के लिए। तो ईडी ने कहा कि इस प्रकार से तो कोई भी पर्सन क्या करेगा, जैसे ही उसको जेल होगी वो क्या कहेगा, नहीं साहब मुझे तो इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करना है और मुझको बेल दे दी जाए, बिकॉज मुझे इलेक्शन में वोट जो है डिमांड करने हैं लोगों से। सो ये इस पर बहुत सारी लंबी जो डिस्कशंस हुई, डेलिब्रेशंस हुए, बट पूरे दिन बहस चली इस पर, अल्टीमेटली फिर भी कोई ऑर्डर इस पर पास नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि जो बेंच है जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता, उन्होंने ये कह दिया कि अभी ऐसा करो भाई, इसको 9 मई के लिए शिफ्ट कर दो, इनको डेट दे दो एक, और जब आप इस डेट को दे दोगे तो बिकॉज अगर इसको हम ज़्यादा डिले करेंगे इस डेट को तो होगा क्या कि आने वाले कुछ नेक्स्ट वीक के बाद जो कोर्ट्स हैं वो समर हॉलीडे के लिए बंद हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको 9 मई को, इट मीन्स कल जो थर्सडे आ रहा है उसके लिए अभी इसको लिस्ट कर दिया गया है। फिर देखते हैं क्या इस पर डिसीजन आता है। द टैंक्स ऑफ इजरायली फोर्सेस इन रफा, अगर आपको ध्यान हो तो इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड दैट देयर आर सम नेगोशिएशंस बिटवीन हमास एंड इजराइल। इनके बीच में सीज फायर के लिए नेगोशिएशन चल रहे हैं और इनके बीच में मीडिएटर का काम कर रहा था कौन, कतर और इजिप्ट। ठीक है, दोनों ही बात कर रहे थे। और कल के सेशन में हमने जब देखा था तो कतर और इजिप्ट इन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे इजराइल की बिहाफ पर, तो हमास ने यह कहा था ठीक है ये हमको एक्सेप्टेबल है और हम धीरे धीरे जो वॉर की सिचुएशन है उसको फेजेस में हम जितने भी जो प्रपोजल्स हों उनको धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे। तो कल हमको यार बड़ी मीन्स थोड़ा हैप्पीनेस हमको फील हुआ था, अच्छा लगा था कि चलो भाई अब ये जो वॉर है ये बंद हो जाएगा, बहुत सारे इनोसेंट पीपल उसमें उनकी डेथ हो रही है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें देखो क्या मिला कि अभी जितनी भी नेगोशिएशन चल रही थी एक ट्रूस के लिए इजराइल और हमास में, और इजराइल को उसके जो क्लोज अलाइज हैं जैसे यूएसए, उन्होंने भी वार्न किया कि आप देखो कुछ ऐसे एरियाज में वॉर मत करो जहां पर लोगों की, इनोसेंट पीपल की डेथ हो, या जो पीपल हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करना पड़े, या उनके लिए फूड, मेडिसिन, वाटर, इन सब का क्राइसिस हो।
हालांकि यूएन ने भी जो है इजराइल को वार्न किया था कि ऐसा आप कुछ भी मत करिए, बिकॉज जो सिविलियन पॉपुलेशन है इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमाइन, और वो बहुत बड़े लेवल पर वहां पर फेमाइन की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और जो पैलेस्टीन पीपल है अभी जो है रफा से क्या कर दिया उन्होंने, निकलना भी स्टार्ट हुआ। क्यों? बिकॉज रफा जो सिटी है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, जो साउथ वाले रीजन में सिटी है, तो इजराइल ने इस रीजन पर भी अब अपनी फोर्सेस, अपने टैंक्स को भेज दिया है। कल तक जो इजराइल के उसके पैलेस्टीन के पीपल थे वो बड़े खुश हो रहे थे कि चलो अब हमास और इजराइल का वॉर बंद हो जाएगा, लेकिन अगेन इस रीजन में फिर से इजरायली फोर्सेस हैं वो पहुंच चुकी हैं। हालांकि जब इस ट्रूस की जो बात चल रही थी, सीज फायर की, तो इजराइल ने ये कहा था कि देखो जो हमास ने एक्सेप्ट किया है, या हमास जिस प्रोपोजल की बात कर रहा है, हमारी जो उसमें मेन डिमांड्स थी उस पर हमास रेडी नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऐसे किसी प्रोपोजल को जिसमें सीज फायर हो जाए। जैसे इसका इजराइल का कहना है कि हमारे आपने हंड्रेड्स ऑफ पीपल को क्या कर रखा है, हॉस्टेज बना रखा है, या हमारी बहुत सारी वुमेन को आपने नेक्ड परेड करवाई थी उनसे, उनके जो ग्रुप में रेप किए थे आप लोगों ने, तो ऐसे जो लोग थे आपके टेररिस्ट वो हमको सौंप दो, आप उनको पनिश हम करेंगे, ठीक है। या हमारे जो पीपल आपने हॉस्टेज बना रखे हैं, बंदी बना रखे हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो ऐसी कुछ डिमांड है इजराइल की। तो अभी यहाँ पर हमको अगेन जो वॉर है वो बंद होता हुआ नहीं दिख रहा। द प्लास्टिक पॉल्यूशन अ ग्लोबल प्रॉब्लम, अभी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो ग्लोबल प्रॉब्लम हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। कैसे है इस पर हम देखते हैं कि आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ इस तरीके की प्लास्टिक पॉल्यूशन की सिचुएशन जगह जगह हमको दिखाई पड़ती है। क्या है? तो जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है, ये देखो एक ट्रीटी है, इस पर हम और भी डिस्कस करेंगे, इसको पॉइंट पर क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे कि ग्लोबल प्लास्टिक जो ट्रीटी है ये कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई थी और अभी इसका 4th राउंड की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी किसी कंक्लूजन पर ये मीटिंग नहीं पहुंची है। जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो यूनाइटेड नेशंस के अराउंड 175 मेंबर थे इसमें, जिन्होंने कहा था यार ये बहुत एम्बिशियस प्लान है, इस वर्ल्ड को हम प्लास्टिक से फ्री कर सकते हैं। और जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने ये सोचा था कि ये जो एंड ऑफ 2024 है, जब 2024 एंड होगी उस समय तक हम कोई ऐसी फिक्स टाइमलाइन भी बना लेंगे कि उस टाइम तक हम वर्ल्ड से तो इसको प्लास्टिक को मींस जो है उसको आउट कर देंगे। और इन पर बात किस पर हुई थी कि भाई चलो हम ऐसा करें कि 2024 का एंड होते होते हम 2040 को एज अ टाइमलाइन फिक्स करेंगे कि 2040 तक आते आते सारे कंट्री अपने यहाँ से जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, उसको हम रोक दें, ठीक है। और इस पर जो 2040 वाला प्लान था, इस पर अफ्रीका के कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और सम अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है हमें इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 2040 को फिक्स कर लेते हैं कि ये टाइम आते आते सारे कंट्रीज अपने यहाँ से पॉल्यूशन करने वाली प्लास्टिक को जो है उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको बैन कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ नेशंस लाइक इंडिया, चाइना और कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इस 240 की जो टाइमलाइन है उसको फिक्स करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अब इनके क्या कंसर्न है? इनका कंसर्न है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे से ऑल दीज कंट्रीज आर्ग्यू दैट देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिड्यूस द प्लास्टिक पोल्यूशन, टू कंट्रोल द प्लास्टिक पोल्यूशन, yes it is the common responsibility of all the nations, सारे कंट्रीज की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिकॉज जो लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली जो यूरोप के कंट्रीज को हम देखते हैं, तो भाई प्लास्टिक का डेवलपमेंट इन्होंने किया, सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन इन्होंने किया। अब ये कंट्रीज अपने यहाँ पर प्लास्टिक के कुछ सब्सटेंशियल मीन जो है उसका रिप्लेसमेंट वहां पर अपने यहाँ डेवलप कर चुके हैं, अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर चुके हैं, इनकी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन
अब अगर ये चाह रहे हैं कि हम अचानक से बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अपने यहाँ प्लास्टिक को अचानक से बैन कर दें, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। हम अगर उसको अचानक से बंद कर देंगे तो हमारे पास तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि अगर हम अचानक से इसको बंद कर दें, प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को, आप अमूल का मिल्क पीते हैं, आप आइसक्रीम आती है बहुत सारी उसमें रख करके, बहुत सारी जगह में उसमें घी रख करके आता है। अब अचानक से हम इस प्लास्टिक को बंद कर दें। बॉटल्ड पानी हमारे यहाँ मिलता है, ट्रेवलर्स बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। अब इसको हम अचानक से बैन कर दें तो हमारी मिल्क इंडस्ट्री खत्म, हमारी जो बॉटल जो में पानी सेल कर रहे हैं वो इंडस्ट्री खत्म। या ऐसे बहुत सारे एफएमसीजी जो गुड्स हैं जो प्लास्टिक की पैकेट्स में ही पैक होकर के आ रहे हैं, अगर हम इनको बंद कर दें तो हमारी वो इंडस्ट्री भी क्रैश कर जाएगी। तो इन कंट्रीज का ये कहना है कि देखो सारे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी उनके पास में रिप्लेसमेंट्स नहीं है अच्छे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास में फंड नहीं है। वो सब जब तक नहीं आ जाता हम इसको स्लोली स्लोली बंद करेंगे। जैसे इंडिया ने इस मीटिंग में कहा कि देखो भाई, ये जो प्लास्टिक जो ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं 2022 में इसकी बात चलना स्टार्ट हुई थी, हमने उसी टाइम पर अपने यहाँ 19 टाइप के प्लास्टिक्स को बैन कर दिया था। ठीक है, अब हमने तो बंद कर दिया, बट जो ग्राउंड रियलिटी है, वहां की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं, वो इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जैसे अभी भी मार्केट में आपको जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पॉली बैग आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इट मीन्स उनका प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, सप्लाई तो उनकी हो ही रही है। या अभी हमारे पास में प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट बैग्स नहीं है, पॉली बैग नहीं है कि हम अमूल का जो मिल्क आता है ऐसी चीजें उनको पैकेट में कहीं पर हम पैक कर सके उनको, तो वो तो हमारे पास में है नहीं। तो सारे के सारे वर्ल्ड को रिप्लेसमेंट पर वर्क करना होगा, और रिप्लेसमेंट भी कैसा हो, वो सस्टेनेबल हो, वो अफोर्डेबल हो। ऐसा ना हो कि हम मार्केट से 10 रुपीज की एक सब्जी या वेजिटेबल परचेज करने जा रहे हैं और सब्जी वाले ने हमसे 20 रुपए का चार्ज कर दिया बैग का, बोला भैया ये प्लास्टिक का बैग नहीं है, अगर आपको सब्जी लेनी है तो आपको 20 रुपए का बैग परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि देखो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, इजी हो, उसका सॉल्यूशन इजी से हो जाए, उसका वेस्टेज को हम अच्छे से यूज कर सकें, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे यहाँ पर एक डेटा दिखाया गया है कि ब्राजील, चाइना, इंडिया एंड यूएस, ये 4 कंट्रीज हैं जहां पर वर्ल्ड की 60% प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। यहाँ से मीन्स ये 4 कंट्रीज में 60% वेस्ट है प्लास्टिक का, बाकी बचे हुए 40% में वर्ल्ड के 195 कंट्रीज के आसपास यहाँ पर है। 195 कंट्रीज, अराउंड 199 टू 100 कंट्रीज हैं। तो भैया वर्ल्ड का 60% जो पॉल्यूशन है ये 4 कंट्रीज जो है निकाल करके दे रहे हैं, और बाकी कंट्रीज तो देखिए फिर क्या ही कर रहे हैं। सो वर्ल्ड के इस पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा काम करना होगा। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने दी थी 60% वाली? अर्थ एक्शन, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ये रिपोर्ट थी। तो यहाँ पर लास्ट में ये कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि जैसे हमको फॉसिल फ्यूल को अगर उससे ट्रांजिशन करना है, फॉसिल फ्यूल से हम आए, जैसे पहले सीएनजी में आए हम, है ना, उसके बाद हम फिर एथेनॉल की डेवलपमेंट की बात की हमने, हम उसके बाद में हाइड्रोजन फ्यूल पे काम कर रहे हैं, हम ई व्हीकल्स पर, है ना, ई व्हीकल्स पर बात कर रहे हैं। तो बोला जैसे फॉसिल फ्यूल को फिनिश करने के बाद हमको एक नई एनर्जी जोन में जाना है, नए एनर्जी फ्यूल्स पर जाना है, तो उसी तरह से अगर हमें प्लास्टिक बंद करना होगा प्रॉपर, तो उसको हम केवल ट्रीटी साइन करके नहीं कर सकते कि 4 दिन वहां मीटिंग हुई, वहां पर कोई ट्रीटी साइन हो गई। नीड क्या है हमको? देयर नीड्स टू बी मच ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने होंगे कि उसके हमारे पास में अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर सकें। हमारे पास मेकिंग देम अफोर्डेबल बिफोर रियलिस्टिक टारगेट्स एंड डिसाइडेड अपॉन। तो टारगेट डिसाइड करने से पहले हमारे पास जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होंगे उनको अफोर्डेबल बनाना होगा। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हम 10 रुपीज की वेजिटेबल परचेज करें,
करने गए और उसने बोल दिया कि भाई 20 रुपए का आपको बैग परचेज करना पड़ेगा, अगर आप इसको रखना वरना अपना लेकर के आइए। हालांकि एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है कि वर्ल्ड के सारे लोग अगर इस ऐसे इनिशिएटिव को एक्सेप्ट कर लें कि हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकते हैं हम। ठीक है, अब आ जाते हैं एक नए आर्टिकल पर। ये आर्टिकल क्या कहता है? लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन लीगल इंडस्ट्री। इंडियन लीगल इंडस्ट्री है, उसके लिबरलाइजेशन की बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? जैसे जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा इजी कर दिया जाता है ना, उसी को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। जैसे इंडिया में रिफॉर्म्स हुए थे, LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ आर्टिकल में राइटर है वो ये कहते हैं कि भाई 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया, वहां से बहुत सारे इन्फ्लुएंस हमको अपनी इकोनॉमी में मिले, लेकिन जो हमारा लीगल सेक्टर है वो धीरे धीरे अब ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और हम उसको ज्यादा लंबे समय तक बचा करके नहीं रख सकते। जैसे कि अभी बार काउंसिल ने ऐसे कुछ रूल्स बनाए हैं कि फॉरेन जो लॉयर्स होंगे, एडवोकेट्स होंगे, वो भी इंडिया में अब ऑपरेट कर सकेंगे, पार्टिसिपेट कर सकेंगे। हालांकि उस पर कुछ जो लिमिट्स लगाई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जैसे कि वो जो फॉरेन लॉयर्स होंगे वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो लिटिगेशन नहीं कर सकते, सर्टेन केसेस में ही वो कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, उसके लिए स्पेशल कैटेगरी उन्होंने रखी हुई है। तो जैसे कि कुछ कैटेगरी कॉर्पोरेट और ट्रांजैक्शनल मैटर्स होंगे, उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन लिटिगेशन में नहीं कर सकते। कैन पार्टिसिपेट इंटरनेशनल लेवल के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, आर्बिट्रेशन होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रीवियस सिस्टम से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं और फॉरेन लॉयर्स को भी हम यहाँ पर अलाउ करेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है वो धीरे धीरे वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस को समझेगा। भाई मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में जो अभी लॉ है, जो लॉयर्स हैं इंडिया में, ठीक है, उनकी अपनी टेक्निक्स होती हैं, अपनी स्किल्स होती हैं। जब वर्ल्ड लेवल के लॉयर्स के साथ में उनका कंपटीशन होगा तो डेवलपमेंट तो आगे ही बढ़ेगा ना। जो कंपटीशन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, और प्लस नई जो जॉब्स निकलेंगी लॉयर्स के लिए, जो LLB करके स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं। अभी देखो क्या सिचुएशन है कि जब आप इंटर्नशिप करते हो या फ्रेशर होते हो, आप लॉ करने के बाद आ गए, BCI में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर आप कोर्ट में जाते हैं, तो आपके जो सीनियर होते हैं जिनके अंडर में आप स्टार्टिंग में वर्क करते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं देते हैं, वो पे नहीं करते आपको, और उससे जो न्यू एंट्रेंस होते हैं, नए जो लॉयर्स होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लिटिगेशन की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। अब सपोज करो कि इंडिया में न्यू जो विदेशी फॉर्म्स हैं, फॉरेन फॉर्म्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको अगर हम अलाउ कर दें तो क्या रिजल्ट होगा उसका? उसका रिजल्ट होगा कि जो नए लॉयर्स निकल करके जाएंगे LLB वाले, है ना, हो सकता है वो उनको अच्छी पेमेंट दें, बिकॉज काम तो उनके यहाँ पर ये भी जा करके करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी निकल करके, क्वालिटीज में हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट होगा। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमको ये देखना होगा कि क्या क्या रिस्क हो सकती हैं, क्या क्या रेगुलेटरी डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो भाई वहाँ कंपटीशन लेवल क्या हो सकता है। सपोज करो कोई ए नाम की फर्म है, ये लंदन में भी रजिस्टर्ड है और इंडिया में भी आकर के रजिस्टर्ड। अब इस पर लंदन के अपने रूल्स हैं, इस पर जो लागू होते हैं इंडिया के अपने रूल्स होंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसके लिए हमें ये देखना होगा उन सबको कि वो नए चैलेंजेस को देखें, नए डायलॉग्स मीन्स डेलिब्रेशन पे काम करें, कि जो भी इसमें स्टेक्स रखते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सबके साथ मीटिंग्स हो, उनके व्यूज को लिया जाए और फिर उस पर काम किया जाए। तब जाकर के इंडियन जो लीगल सिस्टम है, लीगल इंडस्ट्री है, उसमें तब फॉरेनर्स को हम अलाउ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि हमको जो अभी ऑप्टिमिज्म है कि अगर हम अपने लीगल इंडस्ट्री को वर्ल्ड के लिए ओपन अगर कर देंगे, तो रिस्क तो इसमें है, लेकिन हमें इसको काम करना चाहिए ऑप्टिमिज्म के साथ में, कुछ उम्मीद के साथ में हमें इसको ओपन करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे फिर हम इसमें चेंजेस भी करते रहेंगे। बाकी अच्छे खासे प्रिकॉशन के साथ, नए रूल्स के साथ, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ में हमें इसको ओपन करना चाहिए। सो आप बताइए आपका क्या कहना है, बिकॉज आप भी कुछ टाइम में जो है जा रहे हो
एज अ लॉयर बनने के लिए। तो आप बताइए कि क्या इंडिया में यूएसए, ब्रिटेन या जो और भी कंट्रीज हैं, वहाँ के लॉयर्स को इंडिया में अलाउ किया जाना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए? भाई यूएसए में, इंडिया में यहाँ के लोगों को तो पार्टिसिपेट करने की कई सारे मैटर में परमिशन भी है, वहाँ का एग्जाम होता है, वो पास करके करते हैं। तो क्या इंडिया में भी इन लोगों को पार्टिसिपेट करने की लिटिगेशन की परमिशन मिलनी चाहिए? आप अपने व्यूज बताओ, आपका क्या कहना है? चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।